स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसजीसी के इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में। एंटीबॉडी क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसकी फंक्शन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। एंटीबॉडी क्या है ये अगर हम लोग डिस्कस करें तो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन, एंटीबॉडी को ही हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, और ये जो एंटीबॉडी है या इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स के। ये किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के। ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो भी एंटीबॉडीज है ये 4 पेप्टाइड से बने होते हैं। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। कितने? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, टाइट चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन एंड अदर 2 हैवी चेन। हैवी चेन। तो हम लोगों ने देखा एंटीबॉडीज क्या हैं। एंटीबॉडीज जो होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए कंपोनेंट्स होते हैं जो कब बनते हैं? जब भी हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फिर किसी पैथोजन की एंट्री होती है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है और उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज किया जाता है। एंटीबॉडी क्या है इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लें। एंटीबॉडीज आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये कैसे प्रोटीन होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं बिलोंगिंग टू द इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, या इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली से बिलोंग करने वाले ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम। एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल हैव कॉमन स्ट्रक्चर। इनकी एक कॉमन स्ट्रक्चर होती है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, जिसमें से 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल लाइट चेन एंड 2 आइडेंटिकल लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन हो गए, एंड जिसकी मॉलिक्यूलर वेट 22,000 डाल्टन है, एंड 2 आइडेंटिकल हैवी चेन। 2 लाइट चेन हो गए और 2 हैवी चेन। हमने कहा कि ये कितने पेप्टाइड से बने होते हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, जिसमें से 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होते हैं एंड अदर 2 आइडेंटिकल हैवी चेन से बने होते हैं। ये दोनों ही चेन, लाइट चेन या और हैवी चेन, ईच लाइट चेन इज बाउंडेड टू हैवी चेन। जो एक लाइट चेन है वो हैवी चेन से बाउंड रहता है बाई ए डाइसल्फाइड बॉन्ड, बाई ए डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। तो इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड और नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के द्वारा एक दूसरे से ये लाइट चेन और हैवी चेन जुड़े हुए रहते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। तो इसके स्ट्रक्चर में जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड पर पढ़ा कि इसके एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में 4 चेन होते हैं। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे। इस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से हमने डिस्कस किया कि जिसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ से 2 लाइट चेन
light chain and other to heavy chain. और दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड और नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये इसे हम हैवी चेन कहते हैं। ये हैवी चेन है। ये हैवी चेन। और दूसरा ये जो चेन दिख रहा है ये है लाइट चेन, इसे लाइट चेन कहते हैं। लाइट चेन। और ये है हैवी चेन। दोनों लाइट चेन और हैवी चेन एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड जैसा आप देख पा रहे हैं, इनके बीच में, लाइट चेन के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, इनके बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इनके भी बीच में जो हैवी चेन है, हैवी चेन के बीच में भी 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात करें तो कितने होते हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइट चेन और हैवी चेन, दोनों में ही कुछ स्पेशल रीजन पाए जाते हैं। 2 तरह के रीजन्स पाए जाते हैं। आप जैसा देख पा रहे हो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो रीजन है इसे हम वेरिएबल रीजन कहते हैं, जो ये हर एक एंटीबॉडी में स्पेसिफिक होता है, अलग होता है। तो ये हो गया वेरिएबल रीजन, जिसे हम V से डिनोट कर रहे हैं। BL मतलब वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, और ये है इसका कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। इसी तरह से हैवी चेन के भी हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। तो आपने देखा कि लाइट चेन और हैवी चेन में कुछ कांस्टेंट डोमेन पाए जाते हैं, कुछ वेरिएबल्स डोमेन पाए जाते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे, और यही जो वेरिएबल रीजन होते हैं, इसी वेरिएबल रीजन के वजह से हर एक एंटीबॉडी एक दूसरे से डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्यों है? स्पेसिफिक इसलिए होता है, स्पेसिफिसिटी जो इसकी बनती है इन्हीं वेरिएबल रीजन की वजह से होती है। इन्हीं वेरिएबल रीजन को हम क्या कहते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट, या इसी को पैराटोप कहते हैं। पैराटोप। तो एक एंटीबॉडीज के बारे में, एक एंटीबॉडी के पास कितने नंबर ऑफ पैराटोप्स होते हैं? अगर हम एक सिंगल एंटीबॉडी की बात करें तो इसके पास नंबर ऑफ पैराटोप कितने होते हैं? 2। नंबर ऑफ पैराटोप कितने? 2। 1 इधर एंड दूसरा इधर। इसके अलावा लाइट चेन के आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसका N टर्मिनस है। इसी तरह से हैवी चेन का भी N टर्मिनस, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप जहाँ पर होता है उसे हम C टर्मिनस के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी किस तरह से होता है। जो भी एंटीजन होगा वो आएगा और इनके साथ बाइंड कर जाएगा। मान लो कोई एंटीजन आएगा तो इनके साथ इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, और उन्हें बाइंडिंग के बाद उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा।
इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये हम लोगों ने देखा एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर। अब हम आगे स्टेप पर चलेंगे, अगले स्टेप पर टाइप ऑफ एंटीबॉडीज की बात करेंगे। कितने तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। अब हम चल रहे हैं इसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। चलिए, एंटीबॉडीज को अगर हम देखेंगे तो 5 टाइप के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। कितने? 5 टाइप के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी को अलग अलग पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। पहला एंटीबॉडी की हम बात करेंगे, फर्स्ट एंटीबॉडीज, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे IgG। IgG के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट IgG, IgG के बारे में बात करेंगे तो ये इसके बारे में पहला पॉइंट हम देख सकते हैं कि इसकी परसेंटेज कितना होती है। टोटल नंबर ऑफ जो एंटीबॉडी होते हैं उसमें कितना परसेंट इसका होता है, तो लगभग 80% के अराउंड 80% जो है यही एंटीबॉडी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। हमारे ब्लड सीरम के अंदर 80% जो एंटीबॉडी होते हैं इन्हीं की परसेंटेज पाई जाती है, यानी टोटल का 80% केवल IgG ही पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो ये एंटीबॉडीज है सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे इसके बारे में, कहाँ पर पाए जाते हैं ऐसे एंटीबॉडीज। तो दूसरा पॉइंट, ये प्रेजेंट होते हैं या ज्यादातर हम ये कह सकते हैं बॉडी फ्लूइड में पाए जाते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड, बॉडी बॉडी फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यह सिंगल ऐसा एंटीबॉडीज है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर इंटर कर जाता है। क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटल बैरियर and enters into fetus। प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके ये पहला एंटीबॉडीज है जो पहुंच जाता है फीटस के अंदर और उसे लगभग प्रोटेक्ट करता है अबाउट 3 मंथ, लगभग 3 मंथ के अराउंड उस फीटस को प्रोटेक्ट करता है, 3 मंथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारे सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कब काम आते हैं? ज़्यादातर इसकी अमाउंट जो बढ़ती है सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये कैसे होते हैं? मोनोवैलेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, ये मोनोवैलेंट होते हैं। मोनोवैलेंट कहने का मतलब ये सिंगल एंटीबॉडी होते हैं। इसमें ऐसे इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रा करें तो ये इस तरह से होंगे, यानी इसमें 1 नंबर ऑफ पैराटोप होगा, नहीं 2 नंबर ऑफ पैराटोप होंगे और ये सिंगली ऐसे ही इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएंगे और यहाँ पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी। तो ये सिंगल होते हैं। तो अगर ये सिंगल हैं तो इसमें नंबर ऑफ पैराटोप कितने होंगे? नंबर ऑफ पैराटोप
नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे, 2 होंगे। एक यहाँ पर नंबर ऑफ पैराटोप और दूसरा पैराटोप यहाँ होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया IgG के बारे में। इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लगा रखे हैं, इसको हम लोग देख लेंगे। IgG के बारे में यहाँ पर है, ये आप देख पा रहे हैं IgG, जिसमें ये लाइट चेन, लाइट चेन, लाइट चेन, हैवी चेन और हैवी चेन। ठीक है, तो ये हमने देखा IgG के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे एंटीबॉडी के बारे में, IgA के बारे में डिस्कस करेंगे। IgA दूसरा IgA के बारे में हम डिस्कशन अगर करें तो इसकी परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो ये 10 to 15% के अराउंड होता है। 10 to 15% इसकी परसेंटेज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पहला पॉइंट इसके बारे में, तो ये कहां पर पाया जाता है, ये पाए जाते हैं बॉडी सिक्रेशन में, प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रेशन। बॉडी सिक्रेशन में पाए जाते हैं। बॉडी सिक्रेशन में कहां कहां क्या क्या चीजें, बॉडी से जो भी चीजें सिक्रीट होती हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पर कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम में, यानी फर्स्ट मिल्क, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर। फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर को कोलेस्ट्रम कहा जाता है और उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा सलाइवा में पाए जाते हैं, सलाइवा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सलाइवा एंड म्यूकस, इन सभी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, डाइवैलेंट होते हैं, कैसे होते हैं, बाइवैलेंट। अगर ये बाइवैलेंट है, इसका मतलब दो एंटीबॉडी आपस में फ्यूज रहते हैं, और यदि ये दो एंटीबॉडी आपस में फ्यूज हैं तो इसमें नंबर ऑफ पैराटोप कितने होंगे, नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे, 4। कैसे फ्यूज होते हैं ये डायग्राम पर हम देखेंगे। चलिए, इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखा है। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक एंटीबॉडीज यहाँ है, एक एंटीबॉडी ये, दूसरा एंटीबॉडी ये। तो ये दो एंटीबॉडी आपस में फ्यूज हैं एक चेन के द्वारा, जिसे जे चेन कहते हैं, जे चेन। जे चेन के द्वारा ये एंटीबॉडी फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंटीबॉडीज का जो स्ट्रक्चर है, जे चेन हो गया, और इस जे चेन के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। एक एंटीबॉडी ये है, दूसरा एंटीबॉडी ये है। दोनों के पास यानी एक नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ पैराटोप कितने हो जाएंगे, 4, 1 यहाँ 2, 3 और 4। और इसमें सिक्रेटरी पेप्टाइड भी होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे सिक्रेटरी पेप्टाइड कहते हैं, सिक्रेटरी पेप्टाइड। ठीक है, तो ये हमने देखा IgA के बारे में। अब हम अगले स्टेप पर चलेंगे, अगला, ठीक है, IgM के बारे में डिस्कस करेंगे। IgM तीसरा है IgM के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, IgM के बारे में हम देखेंगे तो ये सबसे लार्जेस्ट होता है। इसकी परसेंटेज कितनी होती है, इसकी परसेंटेज होती है 5 to 10%, 5 to 10% के अराउंड, 5 to 10 होती है पर 5 to 10। चलिए नेक्स्ट, ये कैसा होता है, लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है।
दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रेजेंट ऑन सर्फेस ऑफ द, कहाँ पर पाए जाते हैं ये आरबीसी, ये पाए जाते हैं ब्लड सीरम एंड सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड सीरम एंड इन सीरम। सीरम और बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर पाए जाते हैं, सबसे बड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, नेक्स्ट पेंटावैलेंट होते हैं। अगला पॉइंट की बात हम करेंगे, ये कैसे होते हैं, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट कहने का मतलब इसमें 5 सब यूनिट आपस में 5 मोनोमर आपस में जुड़े रहते हैं जे चेन के द्वारा। तो यहां पर भी जे चेन प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट जे चेन। अगर जे चेन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ, तो इसमें अगर 5 सब यूनिट आपस में जुड़े हैं तो इसमें नंबर ऑफ पैराटोप कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पैराटोप की बात करेंगे हम, नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे, 10। नंबर ऑफ पैराटोप कितने होंगे, 10। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सबसे लार्जेस्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर और सीरम में पाए जाते हैं। पेंटावैलेंट होते हैं, जे चेन इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ नेक्स्ट एक पॉइंट और हम यहाँ पर छोड़ रहे थे, एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में काम करते हैं ये। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में इनकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज होती है। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा इसके स्ट्रक्चर हम एक बार देख लेंगे। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है आईजीएम का, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें कितने यूनिट्स आपस में जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और इनके बीच में ये है जे चेन। ये जे चेन है और ये सारे के सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड आपस में इनको लिंक किए हुए हैं। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं, चलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आईजीएम का स्ट्रक्चर, ये पेंटावैलेंट होते हैं, इसमें नंबर ऑफ पैराटोप 10 होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगली जो एंटीबॉडी होगी हमारी आईजीडी के बारे में। आईजीडी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो आईजीडी ये भी कहां पर पाए जाते हैं, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर ये भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये मोनोवैलेंट होते हैं। मोनोवैलेंट, यदि ये मोनोवैलेंट हैं तो इसमें नंबर ऑफ पैराटोप कितने होंगे, नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे, 2। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर को भी हम देख लेते हैं एक बार। इसकी स्ट्रक्चर है आईजीडी के बारे में हम देख रहे हैं, यहाँ है आईजीडी के बारे में आप देख पा रहे हो, ये मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लास्ट आईजीए के बारे में।
ई के बारे में डिस्कशन करेंगे। IgA ई के बारे में डिस्कस करें तो ये सबसे लीस्ट अमाउंट होती है इसकी, लेस देन 1% के अराउंड होता है, और ये भी मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसकी परसेंटेज तो लगभग लेस देन 1%, लेस देन 1%, यानी 1% के से भी कम होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज के इस वीडियो में एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, उस एंटीबॉडीज़ के फंक्शन भी हम साथ साथ अगर डिस्कस कर लिए। इसके अलावा एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है, अगर हम फंक्शन के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो फंक्शन इसका ये होगा कि ये जितने भी हमारे बॉडी में कोई पैथोजन हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इन सभी को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो पहला इनका फंक्शन क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन, ऑफ पैथोजन। तो पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो कई सारे ऐसे एंटीबॉडीज हैं जो फैगोसाइटोसिस को भी इन्हांस करते हैं, इन्हांस द फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस को भी बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा भी अगर हम और फंक्शन की बात करें तो कई सारे एंटीबॉडीज़ हैं जो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं IgA के बारे में, IgA फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज के स्ट्रक्चर, इस लेक्चर में एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसके अलावा उनके टाइप्स के बारे में। तो ये हमारे BSc के सिलेबस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा ये कई और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो को देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।